गुड इवनिंग लुकू। कैसे हो आप सब? ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? गुड इवनिंग सुमित जी, गुड इवनिंग खुशी। ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? आई एम ऑल्सो गुड लुकू। तो आज हम ये जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और क्लास का आपने हेडिंग देख ही लिया होगा, यूनियन जुडिशरी, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी। तो ये आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग, हम उस जुडिशरी की बात करते हैं जो हमें जस्टिस देता है। और ये जो है, ये बिल्डिंग अपने आप में एक फीलिंग है, ये एक इमोशन है। हम सब लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ है। जब भी ये तस्वीर हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो हमारे मन में एक रिस्पेक्ट होता है। और हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। और अपनी इसी कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने आप में सुप्रीम क्यों है? वाई दिस इज सुप्रीम? वाई दिस इज सुप्रीम? हमारे जो मेकर्स थे उन्होंने क्यों इसको सुप्रीम बनाया? क्या इनके जुरिस्डिक्शन है? बैठते कहाँ है? कितने इनमें जजेस काम करते हैं? जजेस का अपॉइंटमेंट क्या कैसे होगा? उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? उनका टेन्योर क्या होगा? ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। और पूरा इन डिटेल इन डेप्थ हमें दे रखा है। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड ऐसा नहीं है कि यूनियन के लिए यूनियन जुडिशरी है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ यूनियन को ही सुनेगी, स्टेट को नहीं सुनेगी। ऐसा थोड़े है हमारे यहाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट जब कोई मसला अपील के थ्रू इनके पास जाता है, इनकी जुरिस्डिक्शन दे रखी है आर्टिकल 131 में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनली जो इनके मामले आएंगे, अपील, ये अपीलिएट कोर्ट के जैसे काम करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये। तो इंटीग्रेटेड ऐसे नहीं है कि यूनियन के लिए ही सिर्फ बना है, ये हम सब के लिए बना है। इवन ए इंडिविजुअल कैन ऑल्सो अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो है अपना इंडिया के पास क्या है, सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो अभी हम बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अपेक्स कोर्ट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम की। जुडिशरी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? जैसे ये उतना ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जितना कि गवर्नमेंट। ये क्या करती है? डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। और इसीलिए हमने ये पढ़ा था कि ये एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इट प्रहरी और गार्जियन। तो मुझे एक चीज़ आप बताओ लुकू, कि ये जो इंटरप्रेट लॉज, मान लो डॉक्टर ने ऐसे कोई दवाई लिख दी और ये दवाई लिखी हुई है, अब मेडिकल स्टोर वाले को समझ नहीं आ रही, वो बहुत पुराना मेडिकल स्टोर वाला है,
उस केमिस्ट को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये दवा कौन सी है, तो आप इस दवा के लिए कि सर ये कौन सी दवा लिखी थी, आप किसके पास अप्रोच करेंगे? आप किसी कोई नीम हकीम के पास जाएंगे या आप किसी और केमिस्ट के पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? आप उन्हीं डॉक्टर के पास जाएंगे जिन्होंने ये लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट को लॉज को इंटरप्रेट करने का पावर दिया है। अगर एक कॉमा भी लगा हुआ है कहीं भी, तो ये कॉमा क्यों लगा है, ये डॉट क्यों लगा है, कॉलन इन्वर्टेड कॉमा में क्यों है, ये सब बातें कोई नॉर्मल आदमी नहीं बता सकता। ये कौन बताएगा? ये इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? ये हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। वर्क आप इनके समझना, अगर ये वर्क समझ लेते हो तो आपको कभी इनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये तीनों सेटल करती है डिस्प्यूट्स को, लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करते हैं। पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में यही काम कैसे किया जाता था? ये काम कैसे किया जाता था? धर्म। मोस्ट ऑफ द किंग्स डिस्पेंस जस्टिस अकॉर्डिंग टू धर्म। धर्म क्या है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ए सेट ऑफ एटर्नल लॉज रेस्टेड अपॉन द इंडिविजुअल ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड इन 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो हमारे आश्रम थे ना, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ में, एंड स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस वर्न। फिर मिडियवल टाइम्स में, ये तो हुई एंशियंट की बात, फिर मिडियवल टाइम्स में क्या होने लगा कि ये एक जो डिक्टम ये चलने लग गई थी कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी किंग इज इक्वल टू जस्टिस। और फिर धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हुआ। किंग कैन डू नो रॉन्ग का हुआ है ना डिक्लाइन, आप लोगों ने सब, नेचुरल जस्टिस आया। और वही क्या है, न्याय का एक एपोस्टल बन गया। और ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही क्या हुआ, इंडिया को भी जुडिशियल सिस्टम में इन्होंने क्या किया है, उन्हीं की देन है। और गोरों को वैसे तो याद नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो उन्होंने अच्छी भी कर रखी हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। और ये थोड़ा सा क्या है कि मेयर कोर्ट्स और इन सब में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये क्वेश्चन आता है कई बार, बहुत एग्जाम्स में आता है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम्स इन कलकत्ता 1774 में, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 उसके अंदर जजेस थे, जिनको बाद में 2 कर दिया गया। और इसके जो फर्स्ट जो थे चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे थे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर ये हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश कब हुई? अब यही इंट्रोडक्शन बच्चा अपना हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग होगा। हाई कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? द ईयर 1861। सुप्रीम कोर्ट में हमने अभी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और हाई कोर्ट्स में 1861 एक लैंडमार्क है, क्योंकि इससे क्या हुआ था, हाई कोर्ट एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश्ड। यह हाई कोर्ट्स ना सिर्फ बेटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस देती थी, बल्कि ये अमेलगमेशन ऑफ जो भी अपने जो डिस्पेरेट एंड डिस्टिंक्ट जुडिशियल सिस्टम, कंपनी के जो कोर्ट्स थे, बहुत सारा इन्होंने बदलाव किया था। तो 1861 में कहाँ कहाँ हुई थी एस्टैब्लिश? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट बना 1861 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, और इन्होंने, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था?
फ्यूजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक बार के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी गई, एंड द सदर अदालत इन 3 प्रेसिडेंसीज, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टेब्लिश्ड इन देयर प्लेस। उनकी जगह पे हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर दी गई, और यहाँ भी चीफ जस्टिस और नॉट मोर देन 15 रेगुलर जजेस, ये इनका कॉरम था। हाई कोर्ट को वही सेम पावर्स थी, ओरिजिनल अपीलिएट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनल सिविल केसेस में, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल केसेस में, और ज़्यादा हाई कोर्ट मतलब इसके नंबर बढ़ा दिए गए इलाहाबाद में 1875, इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिक्र आता है। और मैंने आपको बताया था इमरजेंसी पढ़ाते टाइम कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कौन थे, मुझे कमेंट में नाम बता दो कि जिन्होंने इंदिरा गांधी के उस इलेक्शन को वॉइड करार दिया था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में। ऐसे ही इलाहाबाद का नाम नहीं आता। 1875 में इलाहाबाद आया, पटना 1912 में बनाया, लाहौर जब इंडिया का पार्ट था 1865 में। और हाई कोर्ट्स की अपील्स अब डायरेक्ट कहाँ जाने लग गई थी, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल कहाँ था, प्रीवी काउंसिल था अपना ब्रिटेन में। फिर फेडरल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट कहाँ एस्टेब्लिश की गई, दिल्ली में की गई। किससे की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इस कोर्ट ने कैसे किया, ये जस्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट से जस्ट पहले क्या था, फेडरल कोर्ट था। आया किसकी वजह से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से। इसी को 1861 से ये चला, और बाद में इसी को क्या बोलने लग गए, ये बन गया था फेडरल कोर्ट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके अंदर कौन थे, चीफ जस्टिस और 6 तक जजेस थे, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसकी ओरिजिनल अपीलिएट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी। इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था एक्सक्लूसिव, जिसमें कोई भी लड़ाई होती थी किसके बीच में, फेडरेशन और यूनिट्स, ठीक है, तो ये इसको डील करते थे। ये अभी जो मैंने पढ़ा ये वो वाला ही पैराग्राफ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, अभी हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या बनाया, फेडरल कोर्ट बनाया, और ये चला। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या कर दिया, अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट इन 1949, इन्होंने क्या किया, जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रीवी काउंसिल को रिपील, अबॉलिश कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील्स फ्रॉम इंडिया। जो केसेस हाई कोर्ट वाला हमने पढ़ा था, फिर फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट की अपील कहाँ जाती थी, फेडरल कोर्ट की अपील जाती थी प्रीवी काउंसिल। इन्होंने 1949 के अंदर इसको हटा दिया था। और इंडिया की विद दिस, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट टॉप ऑफ द यूनिटरी जुडिस सिस्टम इन इंडिया, इसलिए ये सुप्रीम है, यहाँ से ऊपर कोई अपील नहीं जाती है। इसको लेकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने क्या बोला कि जुडिशरी क्या है, बेसेशन ऑफ राइट्स एंड जस्टिस, हमारे अधिकार और न्याय के लिए ये एक बेस स्टेशन है। बहुत मतलब देगा कौन, यही तो देगा ना न्याय। सप्रू कमेटी ऑन जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज एड हॉक कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की जो ये रिपोर्ट गाइडलाइन, ए के अय्यर है, के सनातनम है, अम्मे अय्यानगर है, तेग बहादुर सप्रू, बी एन राव साहब, के एम मुंशी साहब, सद्दाल्ला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन शेपिंग द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। और सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, ठीक है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जस्ट इतना ही पढ़ा था कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कैलकाटा में। उसके बाद में हाई कोर्ट एक्ट आ गया 1861 में। फिर हाई कोर्ट के बाद में हमने तीसरा जो स्टेप अभी तक पढ़ा,
तीसरा हमने स्टेप क्या पढ़ा था, फेडरल कोर्ट बना दिया गया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और फिर एट प्रेजेंट अभी क्या है, अपने ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रीडिसेसर कौन है इनसे जस्ट पहले, फेडरल कोर्ट। और आपका आर्टिकल 135 क्या कहता है अभी हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 135। ओके, तो आपको अभी से ये ध्यान हो जाना चाहिए कि आर्टिकल 135 क्या कहता है। चलते हैं सीधा एक बार आर्टिकल 135 पे। आर्टिकल 135, jurisdiction and power of federal court under existing law to be exercisable by the supreme court। इसके अपने हेडिंग से हमें पता लग गया है कि जो फेडरल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन और पावर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये आपको पूरी हायरार्की, ये बैकग्राउंड समझाने का मतलब ये है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें याद होने लग जाएंगी। ठीक है, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, और अभी हम बात करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट अब बन चुका है। अब आप सब लोग एक बार ये सोच के देखिए कि वाई दिस इज सुप्रीम, इसका आपको आंसर मिल गया है। अब अपील कहाँ, अब अपील कहाँ नहीं जाती है, पहले प्रीवी काउंसिल में जाती थी और अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ही होल सोल अथॉरिटी है जस्टिस के लिए, कहीं नहीं जाती, इसलिए ये सुप्रीम है। ये अब आप देख लो, द हिंदू है, वीकली एडिशन कब का है, मद्रास संडे 29 जनवरी 1950 का ये द हिंदू न्यूज़पेपर है। और ये jurisdiction our entire union, सुप्रीम कोर्ट इनोग्रेटेड, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है। और न्यू दिल्ली जनवरी 28 की ये जो न्यूज़ है, इसमें आपको दिख नहीं रहा या दिख रहा है मुझे नहीं पता। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट, ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजिंग सॉवरियन जुरिस्डिक्शन ओवर द एंटायर कंट्री took its seat in the court chamber in Parliament House today. The Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, the Deputy Prime Minister and other ministers, the Chief Justice of the State High Courts, members of the Diplomatic Corporation, Advocate Generals of the states, the Commander-in-Chief, Vice Chancellor of Delhi University and Founder Chief Justice of the Federal Court, and Sir S. वृंदारियर, फॉर्मर जज ऑफ द फेडरल कोर्ट एंड चेयरमैन ऑफ द इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, ये लोग मौजूद रहे। ये उस दौरान का न्यूज़पेपर है। और ये थोड़ा सा आप देखना, एंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स, प्रीवी काउंसिल के डिसीजंस का क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस है। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुई अंडर आर्टिकल 124। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो बना है, ये आर्टिकल 124 में बना। कब बना, 26 जनवरी 1950। लेकिन इसकी फर्स्ट सिटिंग कब होती है, 28 जनवरी को। 26 को बन के तैयार हुआ था और 28 जनवरी को इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। और इट वॉज ए ग्लिटरिंग सेरेमनी and a photograph published by the Hindu on 29th January 1950। ये क्या दिखा रहा है, फर्स्ट 6 जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द डायस। जस्टिस SR दास थे, MC महाजन थे, ऑनरेबल जस्टिस फाजिल अली साहब थे, HJ कानिया। और हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया कौन थे, और फिर आगे आप कमेंट में बता दो ये तो। फिर हैं पतंजलि शास्त्री और BK मुखर्जी, ये 6 लोग थे। और पतंजलि शास्त्री साहब ने कितने लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं आप ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, बाकी की ये नीचे हाई कोर्ट जजेस बैठे हैं। ओके, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चा थोड़ा बताओ।
अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना पार्ट कौन सा है? 5 और उसका चैप्टर है 4। पार्ट 5 चैप्टर 4 और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 124 से लेकर 147। और ऐसा सेम एक चैप्टर हमारे एक दूसरे एक्ट में आता है। कौन से एक्ट में आता है? कोई मुझे नाम बता सकता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आया और ये कहाँ लोकेटेड है? तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली। और ये अपना आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है ये बात कि सुप्रीम कोर्ट? ये है आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टार्ट किया था तो इन्होंने फंक्शनिंग कहाँ? खुद के पास इनकी खुद की वो नहीं थी बिल्डिंग, पार्लियामेंट में हाउस में किया था। और इसके पास कितनी है? 27.6 मीटर हाई डोम। ये जो है ना ये 27.6 मीटर ये डोम है जो। और कॉलोनेडेड वरांदा भी है। एक बार खुद आप इमेजिन करके देखिए ना। और यहाँ आपने जाने के लिए विजिटर्स पास लेने की ज़रूरत है। 28 जनवरी 1950 को 2 दिन जस्ट 26 जनवरी 1950 के बाद जस्ट 2 ही दिन हुए थे इंडिया जब सॉवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया। इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था पार्लियामेंट बिल्डिंग में। काउंसिल ऑफ स्टेट्स थे, हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स थे। इट वाज हियर द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ कितने दिन बैठा? 12 साल बैठा, 1937 से 1950 तक। दिस वाज टू बी होम ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट का घर था बहुत सालों तक, जब तक कि इन्होंने अपना नया घर नहीं बना लिया था। ये जो हमारी इनॉग्रल प्रोसीडिंग थी बहुत ही इम्प्रेसिव थी। 9:45 बजे सब लोग ये आकर बैठे, ठीक है, सुबह 28 जनवरी 1950 को। तो हैप्पी बर्थडे सुप्रीम कोर्ट। कब आता है हैप्पी बर्थडे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का? 28 जनवरी 1950 को 9:45 बजे ये सब लोग बैठे। ये इन पे हम बात कर चुके हैं कौन कौन थे। और ये बैठते कहाँ थे ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बता दी है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनली कौन थे? चीफ जस्टिस और 7 इनके साथ अदर जजेस थे। तो 1950 में क्या सिचुएशन थी? 1 CJI एंड 7 अदर जजेस। बाद में क्या हुआ? पार्लियामेंट ने इनके नंबर बढ़ाते गए और 8 से 11 कर दिए 1956 में, लिख लेना भाई। 14 कर दिए 1960 में, 18 कर दिए 1978 में और 26 कर दिए 1986 में। और जब नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज हुए तो ये बेंचेस में बैठने लग गए, 2-2 या 3-3 की में ये। और लार्जर बेंच थी 5 की, और जब ज़्यादा और ज़रूरत होती थी तो उनमें भी बैठते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं एट प्रेजेंट? अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, तो आपको ये ज्ञात रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 33 + 1 CJI एट प्रेजेंट, अमेंडेड बाई 2019। नोट्स बना लेना। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायर होते हैं 65 ईयर्स पे। ये हम सब पढ़ेंगे आर्टिकल 124 में। ये इनकी क्वालिफिकेशन है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज या 2 या उससे अधिक कोर्ट्स के। और एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर, कितना है एडवोकेट? 10 साल के लिए। और प्रेसिडेंट की, जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनकी नज़र में क्या होने चाहिए? ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। हिंदी में मुझे नहीं पता कौन से विधिवेता कहते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये वाली क्वालिफिकेशन सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ही है। और इसी के साथ जो
एग्जिस्टिंग जज है उनको क्या किया जा सकता है, एडहोक जज हाई कोर्ट के होंगे, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के बैठ सकते हैं। ये सब अभी हम डील करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। और प्रोसीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश में होती है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूल 1966। ये फ्रेम किस पावर की वजह से हुए, आर्टिकल 145, तीसरा आर्टिकल बता रहा हूँ अब इसी के अंदर। आर्टिकल 145 है पावर टू मेक लॉज, और उन्होंने लॉ कौन सा बना रखा है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966। तो यहाँ प्रैक्टिस और ये प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का ही बना रखा है। तो अभी तक हमने बात कर ली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट, अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, आर्टिकल 130 में हमें ये बता दिया कि हम कहाँ बैठेंगे। आर्टिकल 135 में बोल दिया कि फेडरल कोर्ट क्या है, कैसे पावर्स आए। और आर्टिकल 145 में हम हमारा काम खुद करेंगे, हम उसके लिए खुद लॉ बना सकते हैं। लेकिन ये जो लॉ बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होंगे। ये जो लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट्री लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे, बिकॉज ये इनको डेलीगेशन किया हुआ है पावर। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम चलते हैं सीधा बेयर एक्ट की तरफ। बता दो सब लोग, मुझे इंटीमेट कर दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये जो आधे घंटे का इंट्रोडक्शन है ना, 20 मिनट का 22 मिनट का जो भी है, ये इंट्रोडक्शन आपको अब कंसेप्चुअल क्लियरिटी अब देखते हैं कहाँ काम आता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट आर्टिकल 124, ये अभी हट गया है। और कब हटा ये आपको सबको पता होगा। आर्टिकल 125, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर बैठ रहे हैं, सबसे पहले इनको दो सैलरी। सबसे पहले बिना सैलरी के काम नहीं होगा, लेकिन इनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है। और कब की जा सकती है, मुझे कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में बता दो। आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, और आर्टिकल 360 में साफ साफ लिख रखा है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी उस दौरान क्या किया जा सकता है, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी में भी रिडक्शन की जा सकती है। तो 125 के साथ में आपको आर्टिकल 360 पता होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। आज तक हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, और ये आप ये पॉइंट पढ़ लो, आर्टिकल 360 का है ये 4, शायद 4 का भी होगा ना, हाँ 4 का क्लॉज बी। ये किसके लिए कॉम्पिटेंट है, प्रेसिडेंट के लिए कॉम्पिटेंट है कि वो ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान रिडक्शन ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ all or any of the class person connection in the affairs of union including the judges of the supreme courts and the high courts, ये कॉमन प्रोविज़न ध्यान में रखना है। कहाँ दिया हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, कोई वो बड़ी भारी बात नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 360 अभी हमने पढ़ा, 124 के अंदर हमें ये दे रखा है कि कैसे किसको अपॉइंट किया जाएगा, और सबसे पहले हम देंगे सैलरी। 135 में हमने दी 125 में हमने दी सैलरी, 135 में हमने इनको पावर्स दिए। ठीक है, 130 हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं 126, 27 और 28। ये है स्पेशल टाइप के प्रोविज़न। इन तीनों को एक साथ नोट डाउन कर लेना। ये जो तीनों हैं 126, 27 और 28,
हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जब बीमार हो जाएंगे तब उनकी जगह कौन एक्ट करेगा, सबसे पहले ये बात। दूसरी बात, एड हॉक जजेस, बार बार क्वेश्चन आता है एड हॉक जजेस क्यों अपॉइंट किए जाते हैं, जब लैक ऑफ कॉरम हो, संख्या पूरी नहीं है तो एड हॉक जजेस को नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा प्रोविजन, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट में बुलाए जा सकते हैं, इसके लिए टाइम पीरियड भी दे रखा है, मैक्सिमम कितने टाइम तक बुलाए जा सकते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये जजेस को लेकर स्पेशल प्रोविजन है, ये जजेस को लेकर स्पेशल प्रोविजंस है। यहाँ तक आपको बात बच्चे क्लियर हुई? 124 में हम करेंगे इनको अपॉइंट, रिमूव कैसे करते हैं, कैसे क्वालिफिकेशन होती है, बहुत सारे प्रोविज़न है। 125 में हमने दे दी सैलरी, और 126, 127 और 128 ये तीनों एक साथ पढ़े जाते हैं। 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये जो चीफ जस्टिस हम यहाँ नियुक्त करेंगे इनकी जगह कौन वर्क कर सकता है, कौन सी सिचुएशंस में। फिर बात आती है एड हॉक की, और तीसरी बात आती है रिटायर्ड जज की। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। बताओ भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो। ठीक है, अब बात आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बच्चे आपको कोई भी पूछे, आर्टिकल 129 है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो जजमेंट्स होंगे उनको हम लिखेंगे, जो भी जजमेंट्स ये देंगे उनको हम नोट डाउन करेंगे, और इनको नोट डाउन करेंगे। इट मीन्स आर्टिकल 141 का जो मदर है ना वो आर्टिकल 129 है, बिकॉज इसी पावर से तो क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, इसके बिना बाइंडिंग कैसे होंगे। तो अभी से पढ़ लेना आर्टिकल 141 क्या कहता है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। लेकिन अभी हम बात करें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, सारे जजमेंट्स लिखे जाते हैं, और दूसरा ये खुद के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। और ये का ये सेम प्रोविज़न स्टेट जुडिशरी में आर्टिकल 215, बिकॉज स्टेट जुडिशरी स्टार्ट होता है 214 से, और 215 में ये का ये प्रोविज़न दिया हुआ है। ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये फ्रेज आई कहाँ से है, ये इक्विटी कोर्ट्स से आई है। इक्विटी कोर्ट्स 1472 के दौरान बनी थी। ये इक्विटी कोर्ट्स किसी भी रिटर्न लॉ से फ्री थी। 1472 में जो ये कोर्ट्स थी, ये कोर्ट्स किसी रिटर्न लॉ से रेगुलेट नहीं होती थी, ये अपनी विजडम, अपने दिमाग के हिसाब से जजमेंट देते थे इक्विटी कोर्ट्स। तो इनके जो थर्ड चांसलर थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम अपने निर्णय को अलग अलग देंगे। मतलब पहले वाला चलो अलग तो ये विजडम से तो देंगे, लेकिन कम से कम हम इसको रिकॉर्ड तो करें। मान लो पहले वाले जज ने कुछ और बोल दिया तो रिकॉर्ड तो करें हम उसको। तो ये फ्रेज वहाँ से आई हुई है। पहले कॉमन लॉ के अंदर कोई भी जजमेंट नहीं लिखे जाते थे, लेकिन इनके जो थर्ड चांसलर थे
इन्होंने बोला कि हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर यही पावर है ना प्रीवी काउंसिल को भी दी गई थी, यही पावर प्रीवी काउंसिल के पास आई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास आई, और बाद में फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यही पावर चल रही है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पास 3 पावर होते हैं। रिटर्न लॉ से ऊपर उठकर इनको न्याय करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 136 क्या है, इसका एग्जाम्पल नहीं है। रिटर्न लॉ से ऊपर उठ के इनको न्याय करने की, बिकॉज सुप्रीम है ये, कोई बाउंड नहीं होते ये। टू डू कंप्लीट जस्टिस, ये फ्रेज यूज होती है, न्याय होना चाहिए। लॉज को एग्जामिन कर सकते हैं आर्टिकल 129 में, है ना। लॉज को व्याख्या और परीक्षण करने की शक्ति, इन्हीं कारणों की वजह से इसको क्या बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129। और हमने आर्टिकल 130 पढ़ लिया है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी बात चल रही है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ है, दिल्ली में है, इसकी ब्रांचेस बना दी जाए, बिकॉज नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, इन सबको दिल्ली आना पड़ता है। कितना दूर पड़ता होगा, कोई अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आता है, नेपाल बॉर्डर के नज़दीक से कोई आदमी दिल्ली आ रहा है, और इधर कोई हम यहाँ बैठे हैं, तो सभी के दिल्ली नज़दीक थोड़े है। केरल से कोई आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है, सबको आने में मुश्किलात तो हो रहे। तो इस चीज़ पे विचार चल रहा है कि इनकी क्यों न ब्रांचेस बना दी जाए कि फॉर द पर्पज़ ऑफ अपील ये वहीं की वहीं सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच बन जाए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, ठीक है। तो 130, 124 से 130, 131A ओमिटेड, 131। अब बच्चे जो आता है, अभी हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है इसका, और पार्ट 1 क्या कहता है हमें, 124 से 147। किसी ने कमेंट में नहीं बताया कि कौन से एक्ट में ऐसा चैप्टर आता है, ये है, मैं उत्तर दे देता हूँ आपको। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी और गारंटी, आज जाके देखना, आपके नेट का सिलेबस भी है ये, वहाँ भी ये सेम है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कहाँ से कहाँ तक। तो पार्ट फर्स्ट बात करता है सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन को लेकर, और ये है आर्टिकल 124 से 130। फिर इसका फेज जो सेकंड है वो बात करता है ज्यूरिसडिक्शन की, और ज्यूरिसडिक्शन में आता है 131 से लेकर 139 तक। और फिर थर्ड आता है मिसलेनियस में, इनको मैं डालता हूँ, मिसलेनियस पावर्स अपनी आ जाती है 140 से लेकर 147 तक। इनको इन 3 टुकड़ों में जब पढ़ोगे तो जीवन में कभी इसका क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ऐसा कोई इंडिया में एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर यूनियन जुडिशरी या स्टेट जुडिशरी से क्वेश्चन नहीं आता हो। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की। तो ज्यूरिसडिक्शन में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, और 131 इंटू 2 ये कितना होता है। तुम्हारी अगर मैथ्स ठीक ठाक है तो ये तो तुम्हें इतना तो पता ही है। तो अनुच्छेद 262 क्या हमें कहता है, चलते हैं हम 262 पर। आर्टिकल 262 हमें क्या कहता है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स, पानी से रिलेटेड जितने भी झगड़े होंगे, बिकॉज अभी कह रहे हैं ना, कहने वालों ने, कईयों ने भविष्यवाणी की है कि आने वाला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो वाटर को लेकर होगा। तो इनके लिए क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड कर सकता है, एनी डिस्प्यूट इन रिलेशन टू यूज लॉ बना सकता है। और कुछ भी होने पार्लियामेंट बाई लॉ ना तो सुप्रीम कोर्ट का होगा ना ही किसी अन्य कोर्ट को होगा। तो इसके लिए क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है भाई,
कोई बता सकता है क्या बना हुआ है इसके लिए? तो ध्यान रखना, इनको भी पार्लियामेंट लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकता है। तो हम कहाँ थे? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो इनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी ना जब, तो इनके राज्यों के बीच की लड़ाइयों का निपटारा कौन करेगा? इनके बीच की लड़ाइयों का निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। 132 अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट से जो अपील आती है। ये दोनों हम अलग अलग पढ़ते हैं। 33 में सिविल मैटर्स है, 34 में क्रिमिनल मैटर्स है। और ये हाई कोर्ट से जो अपील आती है, अब ये हायरार्की याद रखना, सबसे ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फिर उनके नीचे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट्स के नीचे सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। तो ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हैं? ये जो आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 132। 134 है, ये यहाँ जाएगा ना, ये जो पर्सन, इस पर्सन को 134A का सर्टिफिकेट लेकर ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये कहेंगे कि हाँ सर आप इसको सॉल्व करें, हमारे बस की बात नहीं है, अब आप ही कर सकते हो, आप सुप्रीम हो, हारे का सहारा सुप्रीम कोर्ट हमारा। मैं तो ये स्लोगन देता हूँ। तो यहाँ जाने के लिए ये जो पर्सन जा रहा है, जो भी ये व्यक्ति जा रहा है, इसको 134A में सर्टिफिकेट देगा ये हाई कोर्ट, तब ये यहाँ जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। 135A हमने पढ़ ही लिया। 136 अभी हमने आपको बताया था, स्पेशल लीव पिटीशन। और जब आपने ये दे दिया तो रिव्यू ऑफ जजमेंट, खुद के ही जजमेंट को रिव्यू करना, अपने जुरिसडिक्शन को एनलार्ज करना। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट को 32 में तो वहाँ एज ए प्रोटेक्टर राइट्स है, और ये 139 में है कि रिट इशू कर सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, और 140 तक एंसिलरी जो अन्य पावर्स है। और ये यहाँ से ये होता है पार्ट थर्ड स्टार्ट, जिसमें 141 में 1 to 9 के साथ हमने पढ़ा कि बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स होता है। डिक्रीज और ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये है वो कंप्लीट जस्टिस करवाने के लिए। एक ये जो पावर है, सबसे यूनिक पावर, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अमेरिका में भी नहीं है ऐसा पावर कि वो कंसल्ट करे, वो सिर्फ एक्चुअल जो मुद्दे हैं उन्हीं पर बात करता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमारे यहाँ ये एक यूनिक फीचर है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। दोबारा एक इम्पोर्टेंट बात आती है, हम इसे सुप्रीम सुप्रीम बोल रहे हैं, तो सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ क्या करेंगी? सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके चलेंगी। अब ये बहुत बार है ना, ये आजकल ये क्वेश्चन आता है, ये तो सबको तुमको पता है, 141 143 तुमको पता है। 144 क्या कहता है? सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और 145 है रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सैलरी 125 में हमने पढ़ा था 360, और उसी के साथ आता है 146। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बच्चे, ये प्रोविज़न इसलिए बनाया गया है, इस आर्टिकल को बनाने के पीछे का मकसद कि जो गवर्नमेंट है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना, ये उसका फीचर है कि हमारी जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। कल को जज साहब ने गवर्नमेंट के मुताबिक फ़ैसला नहीं दिया तो गवर्नमेंट का मुंह उतर गया, ऐसे बना लिया, तुम्हारी सैलरी कम कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ नियम बना देंगे। तो ये कहाँ चार्ज होते हैं, इनके बस में नहीं है। ऑल द एक्सपेंसेस आर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए ये एक फीचर है इसका कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी। हम कहते हैं ना स्वतंत्र न्यायपालिका, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। 147 कुछ नहीं रखता मायने।
तो आपको याद हुए एक बार कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट में कितने आर्टिकल्स हैं, कैसे इनको याद करने हैं, कैसे हम इनको याद रख पाएंगे। हमने इनको 3 फेजेस में पढ़ा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड है मिसलेनियस पावर्स यानी अतिरिक्त पावर्स। सेकंड है ज्यूरिसडिक्शंस, तो ज्यूरिसडिक्शंस आ गई। और पहला है कंपोजिशन एंड प्रोसीजर। अब ये वाला जो आया, ये वाला आया 124 से लेकर 130, ये आया 131 से 139, और ये आया 140 से 147। अब कंपोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन और मिसलेनियस। 147 मिसलेनियस, ये जो इनका इंटरप्रिटेशन है कोई काम का नहीं है इतना। 146 कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, इनके एक्सपेंसेस होंगे, इसके साथ में आर्टिकल 360 और 125। 145 में पावर टू मेक रूल्स, और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 इसी के अंडर बना रखा है। 144 सिविल और क्रिमिनल इनके ऐड में काम करेंगे। 143 कंसल्ट करने का यूनिक पावर लिया गया कहाँ से है, कनाडा से। 142 डिस्कवरीज और जो भी ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो भी। 141 बाइंडिंग होगा सबके ऊपर, और 140 एनलार्जमेंट और ये सब। आई बात समझ में। 131 से 139 है ज्यूरिसडिक्शन। सबसे पहले बात आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनली डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कौन जा सकते हैं, किसका क्षेत्राधिकार होगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लुकू के साथ मारपीट हो गई, तो लुकू अपने नियरेस्ट, हमें क्या मिला है कि नियरेस्ट आप पुलिस स्टेशन जाइए। ऐसे थोड़े लुकू सीधी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पहुंच गई, ऐसा नहीं है ना। लेकिन आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग अगर यही बात दो राज्यों, दो या दो से अधिक राज्यों, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, तो ये लड़ाई, ये यहाँ जाएंगे क्या ये दोनों, ये साधारण आदमी है भाई। जो लोग देश को चला रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये पुलिस स्टेशन में थोड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, पुलिस स्टेशन में तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली। तो इनकी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इनके बीच में लड़ाई हुई, क्योंकि हमारा जो फेडरेशन है, फेडरल सिस्टम है, संघात्मक जो ढांचा है, वो इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भाई जहाँ रहते हैं तो वहाँ लड़ाई होना आम सी बात है। कभी पानी को लेकर लड़ाई हो रही है, पंजाब हरियाणा में चल रही है लड़ाई पानी को लेकर, SYL क्या प्रोजेक्ट था, करना कभी गूगल तुम। तो ये लोग, इन दोनों के बीच में, अगर दो राज्यों के बीच में या यूनियन और स्टेट के बीच में, यूनियन टेरिटरी या स्टेट के बीच में, इनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो ये आर्टिकल 131 में जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट, ये लोकली नहीं जाएंगे। तो ये इनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गई। फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट वाले मामले, ये हमें पता लग गया कौन से आर्टिकल में पता लगा, हमें पता लगा आर्टिकल 132 में। भाई लगाना पता। अब तीसरा सिविल और क्रिमिनल की, सिविल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं उनको ये दोनों पता होना चाहिए। 133, 134। अब ये जा कब सकते हैं, ये कब जा सकते हैं, जब इनको 134A में सर्टिफिकेट दे दिया हो हाई कोर्ट ने, तब जा सकते हैं। 135 हमने पढ़ रखा है कि फेडरल कोर्ट है। फिर इनका जो चौथा आता है स्पेशल वाला, स्पेशल लीव पिटीशन, SLP, सबसे हाईएस्ट पावर आर्टिकल 136। फिर 137 में रिव्यू अपने जजमेंट का कर लेंगे,
138, 139, 139A, 3 आर्टिकल और बच रहे हैं। रिव्यू 139 मैंने आपको क्या बताया था, 139 वो आर्टिकल है जो इनको रीड्स की पावर भी देता है। बचा 139A ट्रांसफ़र और 138 एनलार्जमेंट। 124 कंपोजिशन की बात करता है, कितने जजेस होंगे, अभी हमने पढ़ लिए 33+1 होंगे 2001 से। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसका लेक्चर कल होगा। और इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है अभी हमने पढ़ ली थी, भारत के नागरिक होने चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, 5 साल एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट और 10 साल एज ए हाई कोर्ट एडवोकेट। ये इनकी क्वालिफिकेशंस हो गई। रिमूवल के लिए भी यहीं दिया हुआ है 124 का 4, कैसे इनको हटाया जाएगा ये यहाँ दे रखा है। फिर 125, भाई जो जज लगा रहे हो बिना पैसे के थोड़े काम करेंगे। 125, 146, 360, 126, 127, 128 ये बन गए 3। यहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस आ गया, यहाँ एड होक आ गया, और 128 में आपका आ गया रिटायर्ड जो हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट में कब बैठेंगे। 129 रीड विथ आर्टिकल 215 ऑफ हाई कोर्ट, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों होगा। 130 ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये दिल्ली में बैठेगा। डन। अब हमारा ये है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, ये हमें पढ़ना है। और ज्यूरिसडिक्शन को लेकर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, जजेस का, ज्यूरिसडिक्शन का। और बिकॉज आपके जो सबसे ज़्यादा सवाल हैं वो मैंने जो देखे हैं, एक तो जजेस के जो केसेस हैं, कॉलेजियम सिस्टम है, उनको लेकर आते हैं। दूसरा इनके ज्यूरिसडिक्शन को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, कौन से आर्टिकल में है, कब है, क्या है, ये सब ज्यूरिसडिक्शन को लेकर। और तीनों ही फेज आर्टिकल 1 to 4 से लेकर 1-4 तक पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ये कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। 141, 142, 143, 144, 145, कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां इन आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो आपको समझ आ गया तो करते हैं लेक्चर आज का एंड। कैसा लगा, क्या है, क्या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लुकू, रेनू, उमा, गुड इवनिंग उमा। वेलकम रेनू।